हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल जो वीडियो थी वो मोटा मोटा बस ये बताया था कि इसमें अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी निकाली गई है आचार्य सहायक आचार्य की राजकीय महाविद्यालय में, इसका आज हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखेंगे। और बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो उससे लेके, तो एलिजिबिलिटी से भी रिलेटेड इसमें बात करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि संबंध सब्जेक्ट के बारे में, कि ये संबंध या फिर अफिलिएटेड सब्जेक्ट का क्या मतलब है। तो वही इसको हम पूरा देखेंगे। ये तो सबको पता चली गया है कि कितनी फ़ीस है। परीक्षा शुल्क इतना आपका है पर 100 रुपये, मतलब जनरल और सामान्य के लिए। और बाकी के 125 रुपये है, बाकी के लिए 100 रुपये है। 25 रुपये परिक्रिया शुल्क लगेगा, टोटल 125 रुपया। अनुसूचित जाति में टोटल 65 रुपया। और बाकी में देख ही सकते हैं बहुत कम कम फीस है। तो ये सब OTR आपका होगा तभी ये फॉर्म आपका फिल होगा। तो OTR तो आप कर भी सकते हैं। तो ये पूरा देखेंगे कि ये OTR है। और आगे फिर हम मेन है हमारा सब्जेक्ट वाइज जो भी मतलब कन्फ्यूज़न है कि इसमें ये संबंध सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले, और मैं सबसे पहली बात बताऊँ कि MA, इसमें MA पास आउट होना चाहिए मोटा मोटा। MA प्लस नेट आपका होना कंपलसरी है। अगर नेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, नेट नहीं है तो आप क्या करेंगे, तब आपका PhD कंप्लीट होना चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन इसके जो परेशान है कई लोग के, जैसे हिंदी में है कि सबको लग रहा है कि हिंदी में अगर MA है तो वो क्या नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इसमें लिखा है, मैं इरेज कर दे रही हूँ उसको, कि अंततः संबंध विषय, मतलब कि इससे जो संबंधित और भी विषय में इंसान कई बार MA कर लेता है। जैसे इन्होंने भाषा विज्ञान में करी है, तो वो भाषा विज्ञान वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन उनका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेट के बिना कोई, या PhD कंप्लीट होना चाहिए, उसके बिना ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली। उसके बाद हम देखेंगे उर्दू में। उर्दू में ऐसा कोई सब्जेक्ट उर्दू में ही MA होगा तो वो स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे। अब हम देखेंगे अंग्रेजी। इंग्लिश में भाषा विज्ञान एवं अप्लाइड अंग्रेजी, इसमें 2 कोर्स होते हैं। इनमें या तो इसमें या इसमें, इन दोनों में से एक किया हो, या फिर अंग्रेजी से MA हो प्लस में नेट हो। अगर नेट नहीं है तो PhD हो तो वो फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद चित्रकला में ऐसे कोई वो नहीं है कि हाँ इससे रिलेटेड, अगर आपका MA है और उसमें नेट है ड्राइंग एंड पेंटिंग से, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। संगीत में कोई संबंध नहीं है, संबंधित सब्जेक्ट अंतर संबंध विषय नहीं है संगीत में। और इतिहास में है, लेकिन इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इतिहास जूम करके देखेंगे अच्छे से। जैसे ये है एंशियंट हिस्ट्री होती है, मान लो मेडाइवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है। तो मतलब हिस्ट्री का इन्होंने दे दिया कि अगर इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री में MA है और इनमें से किसी एक में भी है, ये आप देखेंगे इनमें से किसी एक में भी है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं इसके लिए। भूगोल में कोई ऐसा वो नहीं है, मनोविज्ञान में यानी कि साइकोलॉजी में नहीं है। और शिक्षा शास्त्र जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ये एक बार और चेक करें कि इसमें लिखा है साफ साफ मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो मास्टर ऑफ एजुकेशन मतलब इसमें अगर आपका MA है, अगर आपका MA है एजुकेशन में, MA एजुकेशन है, और फिर इसके साथ आपका PhD भी मतलब नेट है, तो वो भी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। MA प्लस एजुकेशन, मतलब MA एजुकेशन से हो, जो शिक्षा शास्त्र वाले स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। MA एजुकेशन हो, अगर MA एजुकेशन नहीं है तो आपके पास MEd हो, BA MA मतलब MA नहीं हो, खाली MEd हो, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर वो नहीं है तो ये, तो इसमें क्या दिया, अंतः संबंध विषय,
कि मतलब इस वाले अगर आप सब शिक्षा शास्त्र से इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास अगर एमए नहीं है तो आपके पास अगर एमएड की डिग्री है तो भी आप फॉर्म, क्योंकि मास्टर ऑफ एजुकेशन ही इसमें आता है, तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, फिर हम दर्शन शास्त्र का देखेंगे। दर्शन शास्त्र में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, समाजशास्त्र में है। जैसे समाजशास्त्र में क्या होता है, सोशोलॉजी लिखा रहता है एक में, तो और कई बार हम सोशल वर्क से भी जैसे एमए कर लेते हैं, तो वो सोशल वर्क वाले भी और सोशोलॉजी वाले भी दोनों इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, परंतु सब में यही है कि आपका नेट होना चाहिए, या फिर अगर नेट नहीं है तो पीएचडी वाले एलिजिबल हैं। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय से किसी में से एक में या दोनों में भी, या फिर राजनीति में एमए हो तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। शारीरिक में एमपी बीएड जो भी होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाला, और सैन्य विज्ञान में रक्षा एवं राजनीतिक, गृह विज्ञान में आपके इतने सारे सब्जेक्ट में किसी एक से भी एमए हो, या फिर होम साइंस में, तो वो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉमर्स में भी इन्होंने कितने सारे वो दिए हैं। और मेन है कि सब्जेक्ट का जो मैच है ना, वो कई स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें यही है कि, और मोटा मोटा ये बात है कि अच्छे से आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी मतलब एमए किया हो, और नेट हो, स्लेट हो, क्योंकि इसमें ये देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि इसमें स्लेट या क्यूएस में जो रैंकिंग में यूनिवर्सिटी आती है उनसे आपने एमए पास आउट किया हो, नोट में लिखा है। अगर ये नहीं है आपका तो स्लेट, नेट या फिर CSIR, यूजीसी नेट, ये जो भी हैं वो सब उनका होना चाहिए। ठीक, वाणिज्य में आपका अगर है तो आप ये कर सकते हैं, और रसायन विज्ञान में ये वाले सब्जेक्ट आपके फिल होंगे। प्राणी विज्ञान में एनिमल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर, ह्यूमन जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, लेकिन ध्यान रखिए कि एमए आपका MSc हो या MA हो तो उसमें नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हाँ हम सब वो आप देखेंगे हम सिलेबस के बारे में, एक एक सिलेबस को हम देखेंगे कि इसका पैटर्न कैसा रहेगा एग्ज़ाम का और किस तरह का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। ये बात सही है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और दूसरी बात कि कितने नंबर का ये पेपर होगा और GS कितने नंबर का इसमें आएगा। ये सारी चीज़ों पे हम पूरी डिटेल में वो करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे काम की चीज़ है। परिशिष्ट 2 जो लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा योजना। प्रारंभिक परीक्षा मतलब आपके 3 फेज़ से आपको इसमें मतलब गो थ्रू करना होगा, मतलब 3 फेज़ को क्रॉस करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्रश्न पत्र का प्रकार आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा। प्रश्न पत्र की संख्या 1 रहेगी, जो कि आपका प्री है। सीधा सीधा इसमें लिखा है प्री वाले में, ये ना समझे कि मेंस में। और प्रश्नों की संख्या 120, सामान्य अध्ययन के 30, मतलब इसमें है वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न। टोटल मिला के इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 120। 90 प्रश्न आपके वैकल्पिक विषय के होंगे और 30 प्रश्न आपके उसके होंगे, आपका क्या है ये, GS के होंगे। कुल पूर्णांक 150 और 2 घंटे होंगे। एक 120 आपके होंगे सब्जेक्ट के। इसमें लेकिन ये मेंशन किया है कि वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न होंगे। ये क्या है, इसका वो एक बार बाद में देखेंगे जो भी तैयारी करेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल मोटा मोटा यही है कि इतने नंबर का मतलब एग्ज़ाम होगा। और पहला पेपर आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। मुख्य लिखित परीक्षा में कैसे कैसे पेपर होगा आपका, प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, प्रश्नों की संख्या 2 होगी, और 2 मतलब 10-10 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या 20 होगी, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, जो कि 10-10 नंबर के होंगे। और कुल पूर्णांक कितना होगा, 200 होगा। 80 + 120 अंक, समयावधि 3 घंटे होगी। ये जो आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान से देख ले एक बार।
और इसमें खंड ए में क्या है, लघु उत्तरीय 10 प्रश्न अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय, और जिसके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों की होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। और खंड ब में आपका प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, जैसे पहले आते थे ना लॉन्ग और शॉर्ट, इसका मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट वो आपको लिखित में देना होगा। और बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, ये मैंने देखा है, लेकिन हाँ लिखना भी बड़ी बात है क्योंकि। और आपका थर्ड फेज होगा इंटरव्यू, और कितने 15 गुना स्टूडेंट आपके इंटरव्यू के लिए मतलब बुलाए जाएंगे। उसके बाद अब ये सामान्य अध्ययन में जो आपका सिलेबस है ना, सामान्य अध्ययन में वो क्या है, ये देखो, ये क्या है, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, वही संविधान पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री पूरे पढ़ना है आपको, भूगोल पूरा पढ़ना है भारत का और विश्व का, मानसिक योग्यता तो सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण, मतलब थोड़ा बहुत मैथ भी है, और सामान्य जानकारी विशेष उत्तर प्रदेश से प्रेक्षित, मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पूरा पढ़ना होगा। अभी अपना अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। विषय वस्तु वनस्पति विज्ञान का पूरा सिलेबस आप चेक आउट करेंगे। उसके बाद करेंगे सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा सिलेबस है। भौतिक रसायन, ये आपका भौतिक रसायन का है, ये रसायन विज्ञान का है। आप पूरा रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन है, और आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा। मैं जूम कर रही हूँ, बार अपना जो जिसका जो सब्जेक्ट है अपना पूरा सिलेबस पढ़ ले, चेक कर ले एक बार। और जो हमारा सिलेबस है वो देखेंगे हम, हमारा एजुकेशन है उसका सिलेबस कितना है। व्यावसायिक, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। व्यावसायिक का क्या है, व्यावसायिक वातावरण, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जो कॉमर्स का है पाठ्यचर्या अध्ययन, काइनो अंकेक्षण। तो हमको क्या देखना है, शिक्षा शास्त्र एवं एंड्रागोजी और मूल्यांकन। अभी देखिए ये जो है हम एजुकेशन का पूरा देखेंगे। यहाँ से करेंगे शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है वो क्या है। इसमें शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय आधार, जो कि नेट का पूरा है, नेट में ये जितना भी है, नेट के एग्ज़ाम में, नेट के सिलेबस में ये ऑलरेडी ऐड है ये। और जो यूनिट 2 है उसमें शिक्षा का इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और NEP 2020, NEP 86, 92 और NCTE विनिमय 2014, NEP 2020 को भी पढ़ना है। शिक्षार्थी और अधिगम, तो ये पूरी यूनिट आनी ही थी। और यूनिट 4 में शिक्षा का अर्थ, प्रगति और दायरा, शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, शिक्षक और शिक्षा के मॉडल, मतलब जितना भी सिलेबस उसमें है ना नेट में वो सारा है यहाँ पे। पाठ्यचर्या का अध्ययन, क्योंकि करिकुलम का सिलेबस उसमें भी है। शैक्षिक अनुसंधान की तो आएगी। और फिर यहाँ से देखें शैक्षिक अनुसंधान में जो भी है तुम्हारा शैक्षिक अनुसंधान का दायरा, अर्थ विशेषताएँ और वैज्ञानिक पद्धति प्रकार। मैं एक सब्जेक्ट का मतलब 1-2 दिन 5-6 दिन तक एक सब्जेक्ट का बिल्कुल अच्छे से डिटेल में अपना जो भी सिलेबस है वो उससे गो थ्रू होंगे। चर का अर्थ, क्योंकि ये जो जितना सिलेबस है नेट में है, जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, जो पास आउट है MA या MED, वो उन सबको पता है। ये यूनिट में शिक्षा शास्त्र, एंड्रागोजी और मूल्यांकन, ये भी उसमें है। प्रौद्योगिकी शिक्षा, ये वाली यूनिट भी उसमें है। प्रौद्योगिकी शिक्षा वाली भी, एंड्रागोजी वाली भी है। और
8 यूनिट में पूरा पढ़े कितना क्या क्या है। अनुशासन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा। एक अनुशासन के रूप में प्रौद्योगिकी ET, ICT और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग CASI, CAL, CBT। इंग्लिश वाला भी देखेंगे हम कल, जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको पूरा देखेंगे अच्छे से। और फिर यूनिट 9 शिक्षा प्रबंधन, मतलब जितना जो भी नेट का है ना वो पूरा यहाँ कॉपी किया हुआ है, लेकिन 10 यूनिट में न्याय संगत और समावेशी शिक्षा सभी के लिए। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है, बट समावेशी शिक्षा आपका नेट में भी है और काफ़ी बड़ी यूनिट उसमें इतना नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग यूनिट है समावेशी शिक्षा। और इंग्लिश लिटरेचर का आज हमने वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो थैंक यू एवरीवन। अब मैंने सारे सब्जेक्ट का वैसे सिलेबस इसमें मतलब दिखा दिया है, लेकिन इसके कंप्लीट जो है उसके बारे में नहीं अभी बताया, लेकिन एक एक सब्जेक्ट का एक एक दिन सिलेबस हम पूरा देख के पढ़ेंगे। जिसका जो भी सिलेबस होगा वो चेक कर लेना। सो थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो है बहुत अच्छी भर्ती है और इसकी अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट को अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हो तो होम में भी। सो बस थैंक यू एवरीवन।